दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के मतदान से पहले महाराष्ट्र के चुनाव पर मैं आज एक ये अंतिम वीडियो बना रहा हूं और इसके बाद जब महाराष्ट्र के परिणाम आ जाएंगे और सबके परिणाम आ जाएंगे महाराष्ट्र के, झारखंड के और यूपी के, तब चुनाव परिणामों पर विश्लेषण करूँगा। और आज भी मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में एक नए किरदार की एंट्री हुई है और वो किरदार है गौतम अडानी। दरअसल अजीत पवार ने जो पहले आरोप लगाया था कि गौतम अडानी के घर पर एक बैठक हुई थी जिसमें मैं, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह और शरद पवार सब लोग शामिल थे, जिसमें तय हुआ था कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। शरद पवार ने उस समय खंडन कर दिया था, लेकिन अब इस चुनाव में उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये मान लिया कि हाँ, वो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में वो शामिल थे। अब शरद पवार द्वारा ये स्वीकार करने के बाद उद्धव ठाकरे के तन बदन में आग लग गई है। उद्धव ठाकरे को ये लगता है कि गौतम अडानी महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे थे जिसमें शिवसेना जिससे बाहर हो। ये बात उन्हें बुरी लग रही है और ये बात हर किसी को, जो भी चुनावी पार्टियां हैं, सब चाहती हैं कि सरकार का हिस्सा बने, तो उद्धव ठाकरे को बुरा लग रहा है। तो उद्धव ठाकरे गौतम अडानी से बदला लेना चाहते हैं और अब बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा तीखा बयान जारी करा। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में यदि शिवसेना की सरकार बनती है, मतलब यदि उद्धव ठाकरे की सरकार बनती है, तो गौतम अडानी को महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी सुविधाएं दे रखी हैं वो सारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। अब दोस्तों, उद्धव ठाकरे की सरकार बनती है या नहीं बनती है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उद्धव ठाकरे अकेले सरकार नहीं बना सकते। दो खेमे हैं, यदि भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे तब भी वो गौतम अडानी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, और यदि वो शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तब भी अडानी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, और यदि वो कांग्रेस के साथ भी मिलकर सरकार बनाते हैं तब भी अडानी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी रोज रोज चीखते थे गौतम अडानी के खिलाफ, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में ठेके मिले किसे? गौतम अडानी को। पूरा इंडी गठबंधन गौतम अडानी पर हमले करता था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में ठेके मिले किसको? गौतम अडानी को। तो फिलहाल मैं उद्धव ठाकरे को यही सलाह दूंगा कि उन्हें गौतम अडानी के खिलाफ बयानबाजी करने से कोई वोटों का तो फायदा होना नहीं है, लेकिन 2-4 वोटों का नुकसान जरूर हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि उद्धव ठाकरे गौतम अडानी के खिलाफ बयानबाजी करने से बचे और अपने चुनाव प्रबंधन पर ध्यान दें। दोस्तों, एक और असहजता हो रही है। योगी जी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, इस पर लगातार मतभेद उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में तो नहीं, लेकिन कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप योगी जी के नारे बटोगे तो कटोगे से सहमत हो, तो केशव प्रसाद मौर्य का जवाब था कि मुझे नहीं पता योगी जी ने किस संदर्भ में ये बात कही है। अप्रत्यक्ष रूप से केशव प्रसाद मौर्य ने योगी जी के नारे को नकार दिया। ये आवाज बुलंद महाराष्ट्र तक जाएगी। एक तरीके से महाराष्ट्र तक में ये संदेश जाएगा
कि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के खिलाफ है, योगी जी के खिलाफ है। दोस्तों, महायुति को और भारतीय जनता पार्टी को खास तौर से इस मसले पर आपस में बैठकर सलाह मशवरा करना चाहिए था। अभी भी चुनाव में 2-1 दिन बचे हैं। ये नारा बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव को लेकर। तो बेहतर ये होगा कि महायुति के लोग अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अजीत पवार पहले विरोध कर चुके हैं, पंकजा मुंडे पहले विरोध कर चुकी है। दोस्तों, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव का मुकाबला आपस में और कड़ा होता जा रहा है। जब ये चुनाव शुरू हुआ था, महायुति की जीत मुझे काफ़ी आसान लग रही थी। जब मैंने दूसरा वीडियो बनाया तब मैंने कहा कि कुछ नंबर कम हुए हैं महायुति के। हालांकि सरकार महायुति की ही बनने की संभावना है। अब जब मैं आज तीसरा वीडियो बना रहा हूं तो मुझे दोनों के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला दे रहा है। हालांकि अब भी मुझे महायुति आगे दिखाई दे रही है। शरद पवार बहुत मेहनत कर रहा है और शरद पवार के अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते। महायुति की जीत राहुल गांधी के ऊपर टिकी हुई है और मैं तो यह कहूंगा कि महायुति को उन सीटों पर पूरी ताकत लगा देनी चाहिए जिन सीटों पर राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका वाड्रा प्रचार करने जा रही है। क्योंकि प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी की रैलियां, राहुल गांधी का सभाएं, राहुल गांधी की स्पीच भाजपा की जीत को, संभावनाओं को और ज़्यादा बढ़ाती है। क्योंकि राहुल गांधी हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, राहुल गांधी देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ बोलते हैं, सीधे नहीं बोलते, इशारों में वो उनसे पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकालते हैं और उनके इशारे भारत के भी खिलाफ होते हैं। हरियाणा में हमने देखा कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए उनमें से अधिकांश सीटें भाजपा ने जीत ली, जबकि वहाँ यदि राहुल गांधी नहीं जाते तो शायद भाजपा नहीं जीत पाती। तो मैं महाराष्ट्र में भी महायुति से कहूँगा कि जिन सीटों पर राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका वाड्रा जा रही हैं, वहां पर विशेष ध्यान रखें और वहां पर विशेष फोकस रखें। और दूसरी बात ये कहूँगा, शरद पवार की व्यक्तिगत आलोचना से बचें। शरद पवार एक बुजुर्ग राजनेता हैं, वो भी व्यक्तिगत हमले कम करते हैं और महाराष्ट्र में उनका बहुत अच्छा सम्मान है। तो इसलिए शरद पवार पर व्यक्तिगत हमले करने से बचने चाहिए। और जिस तरह से शरद पवार व्यवहार करते हैं, उनकी बेटी भी बहुत विनम्र स्वभाव की है, वो व्यक्तिगत आलोचना कम करती है, तीखे प्रहार कम करती है। तो भाजपा को भी उसी हिसाब से अपना आचरण करना चाहिए। दोस्तों, वो इस चुनाव में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, वो निभाने जा रहा है महाराष्ट्र का मुस्लिम वोट। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों में जोश भर दिया है। मैं असदुद्दीन ओवैसी को पिछले काफ़ी समय से वॉच कर रहा हूँ। मैंने यूपी के अंदर देखा है, मैंने बिहार में देखा है, मैंने बंगाल में देखा है, मैंने महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में भी देखा है और इस लोकसभा चुनाव में भी देखा है। वो पूरा चुनाव प्रचार ऐसा करते हैं जैसे वो कांग्रेस के भी खिलाफ है और भाजपा के भी खिलाफ है, लेकिन उनके चुनाव की टोन ये होती है कि वो मुसलमानों को ये संदेश देते हैं कि आपको वोट देते समय ये ध्यान रखना है कि आपको हिंदुओं को पराजित करना है, आपको हिंदुत्व को पराजित करना है, आपको हिंदूवादी ताकतों को पराजित करना है, आपको हिंदू प्रत्याशियों को पराजित करना है। और चुनाव से 100-150 घंटे पहले
वो गायब हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं लगता कि उनका प्रत्याशी कौन होता है। अब भी महाराष्ट्र में उन्होंने यही किया। पिछले कई दिन से वो जोश भर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको वोट डालने जाना है। वो वोट जिहाद करने के लिए मुसलमानों को मानसिक रूप से तैयार करके जाते हैं। जब वोट जिहाद की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 15 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि 15 सीटों पर यदि वोट जिहाद नहीं हुआ होता तो वो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती। देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों के सामने आंकड़े रखे थे। मैंने खुद उन आंकड़ों का कैलकुलेटर लेकर आकलन किया था और मैं एक लोकसभा सीट का बता देता हूँ। उस एक लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा का प्रत्याशी लगभग 2,40,000 वोटों से आगे चल रहा था। लेकिन 5वीं सीट मुस्लिम बहुल थी, वहां हिंदू वोट बहुत कम है और जो थोड़े बहुत हिंदू थे उनको लग रहा था कि सब तरफ मुस्लिम ही हैं, इसलिए हम भाजपा को वोट करके क्या करेंगे। उन्होंने पता नहीं किसको वोट दिया। तो सब वहाँ मुस्लिम थे, सब पार्टियों के एजेंट वहाँ मुसलमान नजर आ रहे थे। कोई वोटर को चैलेंज करने वाला नहीं था। वहाँ वोट जिहाद हुआ और उस एक विधानसभा सीट पर भाजपा को मिले 4,000 वोट और भाजपा के विरोधी को मिले 2,90,000 वोट। और इस तरीके से उस एक विधानसभा के वोट जिहाद ने 4 विधानसभा सीटों पर 2,40,000 वोटों की भाजपा प्रत्याशी की जीत को नील कर दिया। ये वोट जिहाद अब भी होगा। इस्लामिक ताकतें वोट जिहाद कराएंगी, कांग्रेस वोट जिहाद कराएगी, उद्धव ठाकरे एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी वोट जिहाद कराएंगे, असदुद्दीन ओवैसी भी वोट जिहाद कराएंगी। फैसला आपको करना है कि आपको वोट जिहाद का जवाब देना है या नहीं देना। किसको वोट देंगे ये आपकी मर्जी है। मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र में किसकी पार्टी में सरकार बनेगी या कौन सा दल जीतेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, यदि भारत का अस्तित्व है तो आपका अस्तित्व है। भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो। और भारत में हिंदुत्व, हिंदू बहुल एरिया है, हिंदू बहुलता बनी हुई है, तभी आप सुरक्षित हो। जिस दिन भारत से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, जिस दिन भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी, उस दिन आपका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए आपका वोट देना जिस तरह से आप अधिकार है, यह सोचना भी आपका कर्तव्य है कि मैं इस तरीके से वोट दूं कि मेरे वोट देने से भारत के अस्तित्व पर सवाल खड़े ना हो, भारत के अस्तित्व को खतरा खड़ा ना हो, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा खड़ा ना हो। तो दोस्तों, ये सोच कर वोट देना है। देखना है कि महाराष्ट्र में महायुति के रूप में हिंदूवादी ताकतों की जीत होती है या इस्लामिक ताकतें वोट जिहाद करके हिंदुत्व को, हिंदूवादी ताकतों को पराजित करता है। देखना है महाविकास अघाड़ी जीतती है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रहा है, जिसकी चाहत भारत के जीत की चाहत भारत के मुसलमानों में है, या महायुति जीतती है। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव पर आपसे मिलूंगा अब महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के बाद। हालांकि और विषयों पर आपसे बातचीत करता रहूँगा। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार और फिर अपील कर रहा हूँ, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबको नमस्कार।